सुंदर लग रहा है। नमस्कार। अभी जो इलेक्शंस की माहौल है, उस इलेक्शंस के माहौल में कुछ बातें बदलती हुई दिख रही हैं, तो उसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। इन इलेक्शंस के बारे में बहुत पहले से ही मैं चर्चा करते आ रहा हूं और आप लोगों की बहुत शुभाशीष मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है। वेस्ट बंगाल की जो इलेक्शन इस बार हो रही है, वो अपने आप में यूनिक इलेक्शन है। जब से हम वेस्ट बंगाल इलेक्शन के माध्यम से जुड़े हैं, इलेक्शन में जाना हुआ, इलेक्शन में ड्यूटी करना हुआ, पॉलिटिकल पार्टियों की चीज़ों को दूर से और पास से देखने की मौका मिला, पहली बार एक ऐसा इलेक्शन देखने को आ रहा है जिसमें 7 या 8 फेज की इलेक्शन नहीं है, 6 फेज की इलेक्शन नहीं है, 2 ही फेज में उस इलेक्शन को कंप्लीट करने की एक कोशिश हो रही है। उसके लिए इलेक्शन कमिश्नर की भी धन्यवाद होना चाहिए और वहां की लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, पुलिस के डीजीपी, इन लोगों की धन्यवाद होनी चाहिए। एक हिंसक राज्य में 2 फेज में इलेक्शन को समाप्त करने की प्रयास करना कोई छोटी बात तो नहीं है। व्यक्तिगत रूप से जो अनुभव आया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये इलेक्शन एनालिसिस से ज्यादा ये व्यक्तिगत मेरी अंडरस्टैंडिंग की बात है। इसकी 2 कारण हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग करी थी इलेक्शन कमीशन से कि 1 फेज में इलेक्शन कर दीजिए। इसका मतलब अब भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस होने लगी है कि इनके पास इतने भरपूर कैडर हो गया है कि हम 1 फेज में भी इलेक्शन होता है, हम इसको कर सकते हैं। और परंतु तृणमूल कांग्रेस भी एक तरीके से कैडर बेस्ड पार्टी है। उनकी कैडर भी कोई वीक है ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, उनकी कैडर भी सशक्त है और स्ट्रांग है और अच्छा है कि नहीं? मुझे बताइए। तो ये कहां जाकर ये बात समाप्त होगी, कहां जाकर इसका अंतिम पड़ाव आएगा, ये जानने और समझने की कोशिश करता है। ममता बनर्जी आज के टाइम में पॉपुलैरिटी है उनका, इसमें कोई संदेह नहीं है। नरेंद्र मोदी भी पोलराइजिंग फिगर वेस्ट बंगाल में है और उनकी पॉपुलैरिटी है, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो संदेह किस बात का है? यह इलेक्शन 2 इक्वल बॉडी में हो रहा है। छोटे मोटे प्लेयर तो हैं ही हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी जो है, अपने हुमायूं कबीर जो एमएलए थे टीएमसी से, वो निकल कर आए हैं, बोल रहे हैं कि जामा मस्जिद में बनाऊंगा बंगाल में, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, ईंट लेकर जा रहा हूं। वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं हुमायूं कबीर। बट आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं कि हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम की कोई बहुत बड़ा इफेक्ट बंगाल में रहेगा ऐसा लगता नहीं है। पिछली बार वेस्ट बंगाल में प्रभारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय, जो आज मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और आईटी सेल के हेड अमित मालविया जी थे। अब कैलाश विजयवर्गीय और अमित मालविया की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था, इस बार भूपेंद्र यादव जो मंत्री हैं, परिवेश पर्यावरण की मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो प्रभारी के रूप में वहां गए हैं। उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अलग है। इलेक्शन में कैंडिडेट सिलेक्शन भी अलग तरीके से किया गया है। पहले इलेक्शन की जो प्रक्रिया जिस प्रकार से कैंडिडेट सिलेक्ट करी जाती थी, अलग प्रकार से करा है। इस बार हम सुनने में हमें आया कि संघ का उतनी ज्यादा फीडबैक कुछ सीटों में नहीं लिया गया। वर्चस्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बंगाल की भूमि पर है, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी इस बार बीजेपी अपने आप में कॉन्फिडेंट दिखा कैंडिडेट सिलेक्शन में, एटलीस्ट कैंडिडेट सिलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा
मुझे ऐसा लगता है कि लीनियंट होते दिखे, कि हम अपनी कैडर को टिकट देने का कार्य किया है, ऐसे लोगों को टिकट देने का कोशिश और प्रयास किया जिनका अपॉर्चुनिटी जीतने की ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है अपने उनके फायर ब्रांड चेहरा शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ जहां से ममता बनर्जी एमएलए सिटिंग एमएलए हैं वहां से भी इलेक्शन लड़ने के काम कर रहे हैं। तो दो प्रकार की चीज समझ में आती है, और उनके खिलाफ भी जो कैंडिडेट मतलब ये ममता बनर्जी पिछली बार नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ी थी, एक ही सीट से इलेक्शन लड़ी थी नंदीग्राम से। जब नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ी ममता बनर्जी, उनको शुभेंदु अधिकारी ने चैलेंज किया था। एक समय पे शुभेंदु अधिकारी तो तृणमूल कांग्रेस में ही होते थे, और शुभेंदु अधिकारी ने दीदी को नंदीग्राम की सीट पर हराया। फिर दीदी चली गई जिस सीट से दीदी लड़ी, और 6 महीने के अंदर आप चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 6 महीने के अंदर आपको फिर से इलेक्शन जीत कराना होता है। तो दीदी जिस सीट पर गई, मैं उस सीट की नाम अभी ध्यान कर रहा हूँ, थोड़ी सी अलग टाइप का नाम है तो मैं इसलिए ध्यान कर रहा हूँ। तो ममता बनर्जी अपनी ही सीट पर लड़ रही हैं, उनको तो पीछे जाने की तो मतलब ही नहीं कोई। भवानीपुर की सीट से, ऐसे तो भवानीपुर गढ़ रहा है तृणमूल कांग्रेस का, जो जीते थे 28,000 वोट से, उनसे पहले सामदेव चट्टोपाध्याय वो जीते थे। तो ममता ने उनके साथ एक्सचेंज किया सीट, ममता कहीं भी सीट पे लड़ते। परंतु नंदीग्राम नाक की एक थी कि नंदीग्राम में शुभेंदु चैलेंज कर रहे हैं ममता को, तब ममता आई थी शुभेंदु से लड़ने नंदीग्राम। इस बार भवानीपुर जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी लड़ने के लिए। यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जो कार लड़ रहे हैं वो एक समय पे शुभेंदु अधिकारी की सेकंड इन कमांड होते थे। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पहल बंगाल में दिखाई दे रही है। ये लोकलाइज्ड इलेक्शन है। इस इलेक्शन में आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मोदी जी पर्सनली ममता दीदी को टारगेट करेंगे या कुछ करेंगे, इस प्रकार का कुछ होने वाला नहीं है। अमित शाह बहुत ज्यादा दीदी को अटैक करते हुए दिखाई देंगे, नितिन नवीन जो नए प्रेसिडेंट बने बीजेपी के वो करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है जो अभी तक की इन लोगों की पॉलिसी नजर आ रही है। इलेक्शन जैसे जैसे पास आएगा थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीके से पता लगेगा। और चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने बहुत एक बड़े लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम्स, एडिशनल डीएम्स और उन लोगों की बदलाव करी है, ट्रांसफर करी है। चीफ सेक्रेटरी की ट्रांसफर करा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ट्रांसफर किया है, डीजीपी के और आईजीपी की ट्रांसफर किया है। ये कारण है, ये ज्यादातर इस तरीके की चीजें क्यों होती है, क्योंकि आप जो तंत्र कंटिन्यू चल रहा है, मुझे लगता है उनको इतना ज्यादा भरोसा नहीं है। जो चीफ गणेश कुमार को, इलेक्शन कमीशन को भरोसा नहीं है। पर बहुत लोगों का ये कहना भी है कि बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पे जो इलेक्शन कमीशन है उनको प्रभावित करने की कोशिश में रहती है और प्रभावित करता है। चलो मैं मान भी लेता हूं एक पॉइंट के तक, तो इलेक्शन कमीशन की चाहने या ना चाहने से इलेक्शन की रिजल्ट बदल जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। हमारे यहाँ इलेक्शन की प्रोसेस एक इतनी बड़ी और इतने लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करके मैंडेट मैन्युफैक्चर करना ना की बराबर, मुश्किल की बराबर होती है। इलेक्शन है और जनता इलेक्शन एट द एंड ऑफ द डे तय करती है। ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है जो ये प्रचार करते हैं कि वोट की चोरी हो गई, इसकी चोरी हो गई, उसकी चोरी, ये सब बातें बहुत 60 लाख वोटर कटा है। 4 करोड़ 5 करोड़ की स्टेट में 60 लाख वोटर थे किसके? क्या आप, मैं नहीं मानता कि 60 लाख तृणमूल कांग्रेस की वोटर होंगे। उसमें से 30 की, मैं तो कह रहा हूँ 30% भी वोट बीजेपी की है, तो बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज तो घट ही रही है ना। लोग कहते हैं मुसलमानों के नाम ज्यादा कटी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 60 लाख नाम तो एक साथ कोई भी आदमी प्रोसेस नहीं कर पाएगा।
बट मैं प्रोसेस कर पाता तो मैं आपको बताता कि उसमें ज़्यादातर हिंदू पॉपुलेशन होती है जिनकी वोटिंग कट जाती है। मुसलमान आदमी जब बांग्लादेश से कोई इंडिया आया है, जो घुसपैठी आया है, जो बीजेपी ने एक लाइन पकड़ा हुआ है कि ये सब घुसपैठियाँ हैं, जो घुसपैठा आदमी आता है, जो नेपाल से यहाँ रहने आता है, वो पहले आधार कार्ड बना लेता है। हिंदू आदमी की आधार कार्ड में नाम गलत होता है, हिंदू आदमी उसको जाके ठीक करने की जो कष्ट है वो नहीं झेलना चाहता। आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो आप ये मुझे कह रहे हो कि 60 लाख वोट मुसलमान वोटर हैं और वो तृणमूल कांग्रेस को वोटिंग करने वाले थे, मैं तो नहीं मानता जी। तो स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताना चाहता हूँ, हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई, महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हुई, बीजेपी ने बहुत सारे लोगों की वोट काटा था वहां पे, मतलब SIR के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ने काटा था और उसके वजह से जीता ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में एक माहौल तो था फॉर देवेंद्र फडणवीस और तब शिंदे जीते। हरियाणा में ये गुटबाजी रही, हुड्डा और भूपिंदर हुड्डा और कुमारी शैलजा जो दलित नेता है वहां पर, वो आपस में लड़ाई रही है वहां। अशोक तंवर एक समय पे प्रेसिडेंट थे, अशोक तंवर जी को इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी में भी एक समय पे नहीं रखा। तो ये आप अपनी पर्सनली गुटबाजी को आप बोलोगे कि बीजेपी ने किसी तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश की, मैं इसको मानूंगा नहीं। इसकी बड़ी रीजन आप ये मान के चलो, इलेक्शन अभी तो और पिकअप करेगी, इशूज पिकअप, बट ये पंजाब जो बंगाल की इलेक्शन मोर और लेस आप ये, मतलब मैं अंडरस्टैंडिंग के साथ बता रहा हूं जी, मुझे लगता है आप इसको डीपली आप जाओगे, ये लोकलाइज इलेक्शन करने की बीजेपी के तरफ से एक बेहतरीन कोशिश हो रही है। वो इसमें सफल रहेंगे या विफल रहेंगे वो तो इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएगा, एग्जिट पोल वगैरह भी होगी, अब रिजल्ट आते आते अप्रैल मई हो जाएगा, मई में रिजल्ट आएगा, तो 1 महीना 1.5 महीना का टाइम है। देखो इलेक्शन की जो पूरा प्रोसेस मैं थोड़ा सा आपको आज ध्यान कराता हूँ। मैं एक सरकारी नौकर होने के नाते इलेक्शन की ड्यूटी में मेरा जाना हुआ है। मैं स्टेट ऑब्जर्वर रहा हूँ, पुलिस ऑब्जर्वर रहा हूँ, सेंट्रल ऑब्जर्वर रहा हूँ, लोकल इलेक्शन में पुलिंग ऑफिसर भी रहा हूँ। मैं लोगों की जो BLO वगैरह की ड्यूटी है वो तो ज़्यादातर शिक्षक करते हैं,